कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सरकार का खजाना खाली हो रहा है। केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों की ओर से अगले 9 महीने तक मंजूर नई योजनाओं को शुरू करने से रोक दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बजट में घोषित कोई भी स्कीम शुरू नहीं होगी। प्रवासी मजदूरों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर पहुंचाया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों को ये बताना है कि वो कैसे रोजगार और दूसरी जरूरी मदद करेंगे। कोर्ट ने सभी प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन का आदेश भी दिया है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम फीस तय करने की मांग पर सुनवाई को तैयार है। इस पर केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है। इस केस में सरकार भी हलफनामा दायर करेगी। इसकी सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। मुजफ्फरनगर में एक गन्ना किसान ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अपनी फसल नहीं बेच सका था, अपनी फसल नहीं बेच पाया था। इस को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अपनी गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपया दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। आज ब्रजेश मिर्जा ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों 3 विधायकों का इस्तीफा था। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी, मोरबी से ब्रजेश मिर्जा हैं। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच कल भारत और चीन के बीच बातचीत होगी। डेलीगेशन लेवल की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग में भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को इसका हेड बनाया गया। इसको हेड किया करेंगे वो। चीन की तरफ से वेस्टर्न थिएटर कमांड के तिब्बत मिलिट्री कमांडर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लद्दाख सीमा पर पिछले 1 महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बैठक में सीमा पर सैनिकों की संख्या को लेकर भी चर्चा हो सकती है। देश में लगातार 2 दिन से रिकॉर्ड कोरोना के मामले मिल रहे हैं। अब कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,000 के पार चली गई है। 24 घंटे के दौरान करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 9,851 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 273 लोगों की जान भी गई है, जिस आंकड़े के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6,348 हो गया है। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और गुजरात में हुई हैं। रिकवरी रेट 48% के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली एम्स कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां 479 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें कर्मचारी, उनके संबंधी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को कुल 479 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी, रेजिडेंट डॉक्टर्स, तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं। पूरी दिल्ली में कोरोना के 1,359 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 25,000 के पार चला गया है। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात पर बड़ा एक्शन लिया है। तबलीगी जमात से जुड़े 2,550 लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और 10 साल तक उनके भारत आने से रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उन विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जो लॉकडाउन के दौरान भारत में रह रहे थे और उन्होंने वीजा के नियम का उल्लंघन किया है। ये नागरिक माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके और ऑस्ट्रेलिया से आए।
1993 में हुए मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड है और भारत का दुश्मन नंबर 1 है दाऊद इब्राहिम। इसे कोरोना हो गया है। जी हाँ, ये कोरोना संक्रमित हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही दाऊद और उसकी पत्नी को कराची के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दाऊद इब्राहिम पहले से ही बहुत बीमार चल रहा था। चलिए और अब बात बाजार और कारोबार की। आज बाजार में एक बार फिर हरियाली देखने को मिली है। कल की गिरावट के बाद आज सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 34,287 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 113 अंक चढ़कर 10,142 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। आज बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी 3.16% बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी रही और निफ्टी के 50 में से 40 शेयरों में खरीदारी दिखाई दी। इक्विटी बाजार में तेजी है, लेकिन कमोडिटी बाजार में सुस्ती का आलम है। सोना और चांदी में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर सोना 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी में भी 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए में आज भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखने को मिला, लेकिन अंत में डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ। इक्विटी मार्केट में शानदार तेजी का फायदा रुपए को भी मिला। रुपए की शुरुआत भी आज अच्छी बढ़त के साथ हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया 75.38 के स्तर पर पहुंचा, लेकिन इस तेजी को बनाए नहीं रखा जा सका। रुपया आज 75.58 पर बंद हुआ। एसबीआई का चौथी तिमाही का मुनाफा 4 गुना बढ़कर 3,581 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 838 करोड़ रुपए था। अपनी सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड्स में हिस्सेदारी बेचने से मुनाफे में इतना जोरदार उछाल आया है। सालाना आधार पर कंपनी की ब्याज आज में जो है वो करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है आय में, और बैंक का ग्रॉस एनपीए 6.94% से घटकर 6.15% रहा। प्रोविजनिंग 7,253 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,495 करोड़ रुपए रही। जियो प्लेटफॉर्म को एक और बड़ा निवेशक मिला है। अबू धाबी की सॉवरेन निवेशक मुबाडाला इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म में 9,093 करोड़ रुपए डालेगी। ये निवेश जियो के 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू और 5.16 लाख करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर होगा। मुबाडाला को जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। जियो में अब तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर निवेश कर चुकी है। वाडिया ग्रुप ब्रिटानिया में 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है और इससे हिस्सा बिक्री से वाडिया ग्रुप को 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की मदद की उम्मीद है। ये हिस्सा बिक्री ब्लॉक डील के जरिए हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल ग्रुप की दूसरी कंपनियों वबिडाइंग, गोएयर और रियल एस्टेट में हो सकता है। ब्रिटानिया के शेयर लॉकडाउन के बाद से अब तक 48% चढ़ चुके हैं। वाडिया ग्रुप इसी तेजी का फायदा उठाना चाहता है। देश की घरेलू स्टील कंपनियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो सरकार ने चुनिंदा स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार के कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फायदा होगा। चीन, मलेशिया और कोरिया से सस्ता स्टील कम इंपोर्ट होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे बढ़ने से घरेलू कंपनियों को कारोबार करने के लिए एक बराबर मौका मिल सकेगा। हालांकि इंपोर्ट कम होने से देश में स्टील के दाम बढ़ने की आशंका भी रहेगी। रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड गठित किया है। इस फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों और नॉर्थ इलाकों में
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने फिलहाल इसके लिए 250 करोड़ रुपए दिए हैं। अब बाकी 250 करोड़ सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और नेटवर्क ऑपरेटर्स की ओर से दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि पौष्टिक अनाज प्रोजेक्ट को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। जी बिजनेस से खास बातचीत में पासवान ने बताया कि 1 जून तक 20 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी। जब से हमारी सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उनका एक निर्देश रहा है कि इन गरीब लोगों को जो है पौष्टिक क्या कहते हैं तत्व कुछ मिले, और उसी पौष्टिक तत्व के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने योजना आयोग से, नीति आयोग से बातचीत किया, और हम लोग बैठ करके पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। लेकिन 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारा जो टारगेट था वो शुरू हो गया है, और 4-5 जिलों में जो है वो क्या कहते हैं कि शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मानते हैं कि वन नेशन वन कार्ड का मामला है, वन नेशन वन कार्ड जो है ये ऐतिहासिक हमारा कदम है। कोरोना संकट के दौरान देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में अगले 2 साल के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जो स्थिति है उस स्थिति को भी हम 1.5 साल 2 साल मुकाबला आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैंने लोगों से कहा है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो है जो 81 करोड़ जो हमारा जो अथी लाभार्थी है उनको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल के अलावे जो है उन्होंने जो दिया है तो 3 महीने का फ्री, अप्रैल मई जून का फ्री कर दिया है। फिर अभी 2 महीने का जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं भी है उनके लिए भी क्या कहते हैं कि 10% एक्स्ट्रा 8 करोड़ जो क्या लाभार्थी को के लिए जो है 2 महीने का फ्री कर दिया गया है। इसलिए लेकिन दुर्भाग्य से है कि बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन जब हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, राज्य सरकारों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो राज्य सरकार को उठा लेना चाहिए, तुरंत उठा लेना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण दिल्ली मेट्रो तक पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के तकरीब 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि जो कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं उनमें किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं थे। ये सभी बिना लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी मरीज धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। कोरोना की वजह से मार्च के आखिर से ही दिल्ली मेट्रो का संचालन बंद है। ट्रेन से सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा जानकारी देनी होगी। रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म में अब यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना होगा। काउंटर रिजर्वेशन के दौरान यात्रियों को रिजर्वेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर देना होगा जिसे लेकर वो यात्रा करेगा। इसके साथ ही उसे डेस्टिनेशन स्टेशन से जुड़ी जानकारी भी काउंटर पर बैठे क्लर्क को बतानी होगी। स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि यूपी के गतिशील और मेहनती मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी राज्य के जो सेक्टर्स हैं वो प्रगति के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और नागरिकों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सर्वशक्तिमान उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। आज सुबह करीब 6:55 पर झारखंड और कर्नाटक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप को 2 शहरों में महसूस किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। कर्नाटक में हम्पी में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर जो थी वो 4 थी। हालांकि दोनों जगहों पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत है। इससे पहले 3 जून को रात में नोएडा में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.2 थी।
केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी की मौत पर पूरा देश गुस्से में है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो खेतों में काम करता है। एक दिन पहले हथिनी की मौत की जांच कर रही केरल की वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। मामले में जांच के आदेश देने के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि जांच टीमों की नजर 3 संदिग्धों पर है। विजयन ने घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। फोर्ब्स ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इस बार बॉलीवुड से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम शामिल है। 100 लोगों की लिस्ट में अक्षय कुमार 365 करोड़ की कमाई के साथ 52वें नंबर पर हैं। हालांकि पिछले साल के मुताबिक उनकी रैंकिंग में थोड़ी गिरावट आई है। बीते साल अक्षय कुमार 490 करोड़ की कमाई के साथ 33वें नंबर पर थे। अक्षय ने इस लिस्ट में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। कंगना ने अपनी फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने पर ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जयललिता बायोपिक थलाईवी डिजिटली रिलीज नहीं हो सकती है क्योंकि ये एक बड़े स्तर की फिल्म है। इस फिल्म को डिजिटली रिलीज करने पर रिकवरी नहीं हो पाएगी। कंगना ने इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट होना भी बाकी है और कंगना की जो ये फिल्म है, इस बीच मेकर्स को लॉकडाउन की वजह से 5 करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद से ही जल्द से जल्द इसके डिजिटल रिलीज की खबरें आ रही थी। सोनू सूद ने 3 जून को आए चक्रवाती तूफान निसर्ग से प्रभावित हुए लोगों की मदद की है। सोनू और उनकी टीम तूफान से आने से पहले ही तटीय इलाकों के पास रहने वाले 28,000 लोगों को सुरक्षित पहुंचा चुकी थी। अभिनेता की टीम ने इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया। इस सभी लोगों को शहर के स्कूल और कॉलेजों में शिफ्ट किया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आजकल अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। अजहर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अजहर अपनी जादुई कलाई से कुछ शॉट खेलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने फ्लिक, कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और लेग साइड पर अपने पुराने अंदाज में शॉट लगाए। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, नॉक नॉक बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोएब अख्तर के खिलाफ शिकायत पर सफाई दी है। पीसीबी का कहना है कि फेडरल जांच एजेंसी की साइबर अपराध इकाई में उसने नहीं बल्कि उसके कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी ने निजी हैसियत से शिकायत दर्ज कराई है। अख्तर को रिजवी की शिकायत पर समन भेजा गया और बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिजवी ने FIA में शिकायत दर्ज की है कि अख्तर सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच क्रिकेट की वापसी की तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में घरेलू T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 6 जून से 8 जून के बीच टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसमें डार्विन प्रीमियर ग्रेड से जुड़े 7 क्लब मैदान में उतरेंगे और सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मुकाबला खेलेंगी। पिछले महीने विंसी प्रीमियर लीग जैसे छोटे टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। अपनी खतरनाक यॉर्कर के लिए मशहूर टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह किसी और के मुरीद हैं। बुमराह ने श्रीलंका के लसित मलिंगा को यॉर्कर फैंकन में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के सर्वोपरि तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबे समय तक इस गेंद पर अपनी महारत का इस्तेमाल किया है। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।